अच्छा, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार स्क्रीन हम्म, दिख जाए तो बोलना इसको कैसे करते हैं। shit, एक वो मिनट। कैमरा के इससे अचानक से पूरा स्क्रीन शेयर हो जाता है। ओके, हो रहा है। छोटा छोटा तो कुछ नहीं दिख रहा ना? नहीं नहीं। ओके, दिख रहा है स्क्रीन अभी? हाँ। ये एनोटेशन और सब दिख रहा है ना? ओके। मैं ज़्यादा गूगल मीट यूज़ नहीं करता इसलिए इसका थोड़ा सा ये होता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक्स टेस्ट और ये हमारा एक्स वाई टेस्ट और वाई एक्स टेस्ट है। तो ये था सारे डायमेंशंस जो हमारे डेटा का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम दो इम्पोर्ट ओके, और जो भी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है डी आई से डिनोट करते हैं, जो कि है डिस्टेंस हमारे एक्स टेस्ट और एक्स आई से। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ऐसे डिनोट किया जाता है। स्क्रीन स्टक तो नहीं हो गया ना, हिल रहा है ना आप लोग के लिए? हम्म, सही है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। अब इधर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सेशन में भी सर ने बताया था और जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीव वन आउट, एक मिनट, क्रॉस वैलिडेशन एरर व्हेन यूजिंग 1NN। तो इसको पहले देखते हैं इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन? तो लीव वन आउट को समझने के लिए इसको थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स है। ठीक है। अब लीव वन आउट क्या होता है कि हमारा पूरा डेटा में से हमारा एक्स ट्रेन, सपोज ये पूरा हमारा एक्स ट्रेन है, तो एक्स ट्रेन में से हम एक डेटा को बाहर निकाल देते हैं। तो डेटा को बाहर निकाल देंगे तो हमारा एक्स ट्रेन कितना होगा, हमारा एक्स ट्रेन इतना हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स ट्रेन हो जाएगा। अभी जो पॉइंट हमने बाहर निकालना है इसको हम टेस्ट मानेंगे, एक्स टेस्ट मानेंगे। उसके बाद हम इसके डिस्टेंस सबसे नापेंगे और फिर हम अपना जो भी है वैल्यू को फाइंड करेंगे, हमारे KNN को रन करेंगे। ऐसे सिमिलरली हम इस ये पॉइंट के लिए कर लिए। अब इसको वापस से हटा देंगे, इसको अपना ट्रेनिंग में डाल देंगे और सपोज अब ये वाला पॉइंट का वन आउट कर देंगे। तो ये हमारा एक्स टेस्ट हो जाएगा और बाकी सब हमारा वाई ट्रेन हो जाएगा। तो ऐसे हम सब कुछ करते रहेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी हमारा 0% हो जाता है और एरर हमारा 100% हो जाता है। इसका ये मायना होता है। और आप देखोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे सबके लिए ये होता है। यहाँ पर मैंने क्लासेस डिपिक्ट नहीं किए, बट आपको एक इंट्यूशन देने के लिए मैंने सबको गोल किया है। बट इसको समझने के लिए दो अलग क्लासेस होने चाहिए। सपोज 0 और प्लस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आप अगर इसको रन करोगे इसको, तो 1NN में, 1NN मतलब खाली एक के हमारा खाली 1 है, तो उस केस पे हमारा एक्यूरेसी 0 होगा और एरर हमारा 100% होगा। और अब दूसरा क्वेश्चन जो इससे सिमिलर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ k लीड्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ वैलिडेशन एरर्स? तो अगर हमारा k का वैल्यू 3 है, 5 है या 9 है, तो हमारा एरर क्या होगा फॉर दिस केस? तो हमारा जो एरर होगा वो हमारा 100% होगा और एक्यूरेसी इसमें भी हमारा कितना होगा, 0% होगा। इसमें k का वैल्यू अगर आप 7 लेंगे, k का वैल्यू 7 लेंगे तब जाके हमारा एक्यूरेसी जो होगा 100% होगा और हमारा जो एरर होगा वो 0% होगा। ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीक 8 वीक 8 का जो लेक्चर है, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है,
ओके, वीक 8 का जो लेक्चर उसमें आप देखना, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा कि सर और अच्छे से समझा देते हैं इसमें। तो इसमें अभी कोई डाउट्स है या फिर आगे बढ़ूँ मैं? हर्ष, ये जो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। जो ये के फोल्ड की वैल्यू 7 है, ये मतलब हमेशा 7 लेंगे तो ही 100% आएगा, या फिर 6 में भी आ सकता है? डेटा के वो हिसाब से रहेगा? ये वाला तो सर ने ऐसे बोला था कि ये उनका जो डेटा सेट उन्होंने यूज किया था ऐसे ही कुछ था, और उसमें 0 और प्लस था। तो उसमें K7 लेने से तो ये आ रहा था, बट ऑन एन एवरेज भी हमने जैसे लाइव प्रैक्टिकल सेशंस में देखा था कि K7 रखने से थोड़ा सा ठीक ठाक वैल्यू आ रहा था। तो हाँ, पर आप वही हाँ चेंज तो कर सकते हो, के का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो वो तो आई थिंक डेटा पर भी डिपेंड शायद करता होगा, बट के का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल सर ने लिया था उसमें के इज इक्वल टू 7 में एक्यूरेसी 100% आ रही है। और एक ऐसा थंब रूल भी है कि के का वैल्यू हमें उतना लेना, हमें बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि के का वैल्यू बहुत कम लेंगे तो ओवर फिटिंग का चांसेस हो जाएगा, और के का वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंगे तो अंडर फिटिंग भी हो सकता है। ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स में। अर्श, आप वो वाले सेशन में थे एक बार, जो अभय सर ने के कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मुलेशन किया था? हाँ शायद था, बट मुझे याद नहीं फ्रैंकली। मुझे भी वही याद नहीं कि वो कौन सा सेशन है रिकॉर्डिंग वाला। हाँ ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो के एन एन है वो एक नॉन लीनियर क्लासिफायर है। उसका मतलब है कि अगर हमारे पास डेटा कुछ, अगर एक क्लास ऐसा है, ऐसा गोल तरीके से, जिधर भी आपको लगे कि मेरा स्क्रीन होल्ड हो गया है, दिख नहीं रहा, बोलिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे कम समझ में आता है गूगल मीट में। और सपोज हमारा दूसरा क्लास ऐसा है, तो हमारा के एन एन क्लासिफायर इसको क्लासिफाई कर पाएगा। तो इसलिए के एन एन एक नॉन लीनियर क्लासिफायर है। बॉन्ड मतलब इस तरह का सर्कुलर बाउंड्री भी बना सकता है। और इधर तो फिलहाल इस सर्कल को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स में जो पहला ड्रॉबैक है, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। मैं पढ़ लेता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटेशनली, क्योंकि इसमें आप सारे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हो। फिर मेमोरी इंटेंसिव होता है। मेमोरी इंटेंसिव क्यों? क्योंकि आप सारे डिस्टेंसेस को स्टोर करते हो। फिर सेंसिटिव टू इररिलेवेंट फीचर्स, आप देखोगे कि हम यहाँ पर हमारा फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर कोई इररिलेवेंट सा x3 हम ऐड कर दिए तो डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, हमने देखा कि के एन एन एक डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है। तो डिस्टेंस जहाँ भी आता है वहाँ पर अगर डायमेंशन ज़्यादा हो जाता है, जो आगे हम देखेंगे, तो हमारा कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी आ जाता है। मतलब वो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता जो उस टाइम में डिस्टेंस होगा। सो समझने के लिए बेसिकली शॉर्ट में, अगर कोई पॉइंट्स एक्चुअली में पास पर है बट उसका डायमेंशन बहुत है, तो सपोज ये हमारा ओके मैं बता ही देता हूँ, ये हमारा 0,0,0,0,0,0 बहुत बड़ा डायमेंशन है। और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर पास में जिसका डायमेंशन सपोज 10,000 है। डायमेंशंस डी क्या है? 10,000 है। तो ये 0.1 ऐसे कितने टाइम्स होंगे? 10,000 टाइम्स होंगे। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का अगर ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो क्या होगा हमारा? अगर हम मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो 0.1 टाइम्स डी हो जाएगा ना, और 0.1 इंटू डी कितना है? 10,000। तो हमारा आंसर 1000 आएगा। तो क्या आपको लगता है ये दोनों पॉइंट्स 1000 यूनिट्स दूर है? बिल्कुल नहीं। बट डायमेंशन इतना बड़ा हो गया कि ऐसा शो हो रहा है कि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में बहुत है। तो जब डायमेंशनैलिटी बहुत बढ़ जाती है तो डिस्टेंसेस का कोई मायने नहीं रहता। उसको ही बोलते हैं कर्व ऑफ डायमेंशनैलिटी। दूसरा ड्रॉबैक होता है कि सेंसिटिव टू स्केलिंग, मतलब अगर हमारे पास कोई लार्जर स्केल के फीचर्स आ गए तो वो डिस्टेंस को डोमिनेट करता है। जैसे अगर हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास फीचर्स है सपोज एज और सैलरी, सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें भी सैलरी का डोमिनेंस आएगा एज के ऊपर और डिस्टेंस बड़ा दिखाएगा, इवन दो अगर पॉइंट्स पास में हो तो। इसका ग्राफ भी कुछ शायद एज और इनकम का ऐसा कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर। इसका कुछ ग्राफ ऐसे
इस तरफ थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। बट आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो इनकम का डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से जो डिस्टेंस है वो मायने नहीं रखता, तो स्केलिंग के वजह से भी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसे डोमिनेटिंग नंबर्स फीचर्स आ जाते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं या फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, मिन मैक्स स्टैंडर्डाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर आता है चॉइस ऑफ के। हमारा जो वैल्यू ऑफ के है वो कैसा है, अगर बहुत छोटा है तो वो, तो अगर अगर के का वैल्यू बहुत छोटा है तो सपोज ये हमारा एक नॉइज है डेटा में, तो ये इसको मान लेगा, राइट, तो सेंसिटिव टू नॉइज हो जाता है। और दूसरी बात, अगर के का वैल्यू बहुत बड़ा है, अगर सपोज बहुत 10, पता नहीं 20 30 है, तो वो थोड़ा ओवर स्मूथ हो सकता है बाउंड्री और मिस क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो यहाँ पर अंडर फिट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था वीक 8। कोई डाउट वीक 8 में? नहीं। किसी, नहीं, समझ तो आ रहा है ना सबको? हाँ। हाँ। ओके, अभी हम हेलो। कर रहे। अ, हाँ 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 हिमांशु। एक डाउट था, मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है हम्म। तो हमारे पास 3 मेथड है, बट कौन सी मेथड कब यूज करनी है इसका मतलब सर ने कोई आइडिया दिया था? आगे हम वेटेड केएनएन पढ़ने वाले हैं और उसमें मैंने मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ किया था, तो आई थिंक मैनहट्टन बेस्ट होगा क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो मैनहट्टन कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक जगह और भी एक डिस्टेंस देखा था, एक मिनट है, मुझे बस क्रॉस चेक करने दो। मैं हाँ मतलब हर बार यूक्लिडियन ही यूज करता हूँ, आंसर सेम ही आता है बट उससे। हाँ सेम आएगा क्योंकि ये तो तीनों सेम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए है। मैंने जब 3D, अच्छा वो वेटेड, ओके क्लस्टरिंग है ना, वीक 10, वीक 10 में अच्छा, थोड़ा मतलब सा जो ये, तीनों क्वेश्चन में है सो गिवन हो कि कौन सा मेथड यूज करना है। कोई नहीं, गिवन नहीं होगा तो अपने हिसाब से कर लेना। खुद अपने कर मन। दो। हाँ, जो आसान लगे। हाँ, तो अभी वीक 9 की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा डेटा सेट जो था, एमनेस डेटा सेट, उसको भी समझेंगे क्योंकि उससे में क्वेश्चंस आएंगे, कोड का नहीं पता बट थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो एमनेस डेटा सेट में क्या था, हमारे पास डिजिट्स थे, याद आ रहा है, 0 से 9 तक हैंड रिटन डिजिट्स, और उसको हमें क्लासिफाई, एक मिनट, एमनेस हाँ के हाँ, साथ आ गया ना। राइट, तो उसमें हमारा एक इमेज होता है ऐसा, ये सपोज एक डिजिट है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा 28 × 28 पिक्सल्स का है, मतलब इसको 28 × 28 का ऐसे पिक्सल्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा एल्गोरिदम में हम इस इमेज को फ्लैटन करते हैं। फ्लैटन करना मतलब एक इमेज को हम 2D ग्रिड से एक 1D, या फिर हम बोलते हैं एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे इमेज को, तो ये कितने डायमेंशन का होगा, मतलब यहाँ से सारे वैल्यूज ले रहे हैं और यहाँ पर स्टैक करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने वैल्यूज होगा, 784 वैल्यूज होगा, विच इज बेसिकली 28 × 28। तो हमने एक 2D ग्रिड को एक ऐसा 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया, 1D एरे में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको ही फ्लैटनिंग कहते हैं। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमनेस डेट, क्योंकि एक क्विज में या किस में तो आया था ये 784 वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारा ये बेसिकली हमारा जो इमेज है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमारा कोई भी पॉइंट हो वो 3D में ऐसा होता है, वैसे ही हमारा इमेज को हम एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं 784 डायमेंशंस, जैसे 3D है ये, वैसे 784 डायमेंशंस में ये इमेज एक पॉइंट बन जाता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट एंड ऑल वगैरह कर सकते हैं। अगर अभी इसमें हमारा एक्स ट्रेन क्या होगा वो समझ लेते हैं। हमारा एक्स ट्रेन होगा n × d, हमें पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स, और हमारा d क्या है, डायमेंशन। तो आप बताओ हमारा एक
सैंपल ऐसा होगा। कितने डायमेंशंस होंगे इसमें? 784 डायमेंशंस होंगे। ये एक पूरा है ना, तो इसको हमने ऐसे लिटा दिया इसमें। तो एक सैंपल 784 डायमेंशंस का है। और ऐसे कितने सैंपल्स है हमारे पास? ऐसे हमारे पास 70,000 सैंपल्स है। 70K, 70,000 सैंपल्स है। हमारा वाई ट्रेन क्या होगा? हमारा वाई ट्रेन एक क्लास लेबल है। वो कितने सैंपल्स का होगा? वो हमारा 70K इंटू 1 होगा। जितने एक्स ट्रेन में उतना वाई ट्रेन में। ओके, मैंने यहाँ पर पूरा 70,000 लिया है, बट हमारा 20% स्प्लिट भी होता है। सो 56,000 हमारा ट्रेन में होगा और 14,000 टेस्ट में होगा। तो जो हमारा वाई टेस्ट होगा वो हमारा 14K होगा। 14K, तो आई थिंक ये वाला चेंज हो जाएगा, 70K नहीं होगा, 56 होगा। और ये हमारा 70, ये 70 नहीं होके 56K होगा। टोटल हमारे जो सैंपल्स होते हैं एमनेस डेटा सेट में वो 70K होते हैं, और वो 70K हमारा डिवाइड हो जाता है 56 एंड 14। आप देख लेना 20% कितना होता है। और ऐसा हमारा स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर वाई टेस्ट में, सॉरी वाई प्रिडिक्ट में, यहाँ पर नंबर्स आएंगे, जैसे क्लासीफाई 0 किया, 7 किया, 9 किया, या फिर 8 हमने क्लासीफाई किया है, तो ऐसे प्रिडिक्टेड वैल्यूज आते हैं। ठीक है। अब KNN एक लेजी लर्नर है, ये ट्रेन होता नहीं है, ये बस डिस्टेंसेस को स्टोर करता है, वो तो हो गया। अब ये था नॉर्मल KNN का। अब दूसरा आता है वेटेड KNN। अब वेटेड KNN में क्या होता है, जो नियर बाय पॉइंट्स होते हैं उस हम सारे डिस्टेंसेस को वेट्स असाइन करते हैं। तो जितना नियर होगा कोई पॉइंट उसको उतना ज़्यादा ज़्यादा वेट दिया जाएगा। और ये वेट्स कैसे डिसाइड होता है? ऐसे 3 कैलकुलेशंस होते हैं वेट्स के। एक होता है इनवर्स डिस्टेंस। इनवर्स डिस्टेंस मतलब कोई भी वेट i इज इक्वल टू 1/di। मतलब di क्या था हमारा? डिस्टेंस बिटवीन x टेस्ट एंड x i। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो x टेस्ट से x i का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स, वो हमारा एक वेट होगा, उसको इनवर्स इन डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा वेट कैलकुलेशन का मेथड होता है गॉसियन डिस्टेंस, सॉरी गॉसियन कर्नल। वो वेट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस डी आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ऐसे डिनोट करते हैं। और तीसरा है हमारा लीनियर डिके। लीनियर डिके का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस डी आई अपॉन मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स बहुत सिमिलर होगा। पहला हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, के का वैल्यू को चूज करेंगे। उसके बाद हम 1/di कैलकुलेट करेंगे, वेट्स कैलकुलेट करेंगे, वेट्स। उस वेट को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इधर एक एग्जांपल डेटा सेट दे देता हूँ मैं। हमारे पास सैंपल है, यहाँ पर एक फीचर है, हम एक ही फीचर यूज कर रहे हैं और हमारे पास क्लास है। ठीक है, ये P1, P2, P3 और P4, ये 1, 2, 3 और 6, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड और ये ब्लू। हमारा एक्स टेस्ट का वैल्यू क्या है? सपोज 2.5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप वन है के का वैल्यू चूज करना, जो कि क्वेश्चन में शायद गिवन होना चाहिए। स्टेप 2 है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हम कौन सा डिस्टेंस यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। किसी का माइक ऑन है क्या? थोड़ा म्यूट कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन P1 और x टेस्ट फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन P2 और x टेस्ट फाइंड करेंगे,
डिस्टेंस बिटवीन P3 और एक्स टेस्ट फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P4 और एक्स टेस्ट फाइंड करेंगे। तो हमारा स्टेप 2 क्या था, डिस्टेंस कैलकुलेशन। मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप फाइंड आउट कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएंगे। ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस आता है। अगर हम नॉर्मल KNN यूज करते तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता, सपोज इसको ओके KNN को छोड़ दो, हमारा स्टेप 3 क्या होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा P2 पहले आएगा, P3 आएगा, P1 आएगा और P4 आएगा, ठीक है। स्टेप 4, अगर नॉर्मल KNN होता, अगर नॉर्मल KNN होता तो हम मेजॉरिटी वोट करते हैं। मेजॉरिटी वोट वाला एक क्वेश्चन आया था हमारा गूगल फॉर्म वाले में। तो मेजॉरिटी वोट का मतलब है कि हमारा K3 है, तो इसमें से हम टॉप 3 वैल्यूज को लेंगे, P2, P3 और P1। P2 क्या था हमारा, P2 हमारा ब्लू था, एक मिनट, ब्लू था। P3 क्या था हमारा, P3 रेड था और P1 भी रेड था। तो इसमें से मेजॉरिटी क्लास कौन सा है, रेड का 2 है, ब्लू का 1 है। तो हमारा एक्स टेस्ट किसको असाइन हो जाएगा, रेड क्लास को असाइन हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल KNN होता तो स्टेप 4 में मेजॉरिटी वोट करके हम हट जाते हैं। बट अभी अगर हम ये डिस्टेंस वाला वेटेड KNN कर रहे हैं, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा स्टाइलस को ठीक करने लूँ। अगर हमारा वेटेड KNN है तो उसमें हमारा स्टेप 4 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हम वापस एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर हमारा क्लास है, सैम्पल है, सपोज सैम्पल है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्टेंस कैलकुलेशन है, उसके बाद हमारा वेट है, उसके बाद हमारा 1/d है, सॉरी वेट ही 1/d है, वेट है, और उसके बाद डिस्टेंस इनटू वेट है। तो सैम्पल P1, P2, P3 और P1 हमने K का वैल्यू से लेकर हमारा वैल्यूज यहाँ पर डाल दिया। अब उसके डिस्टेंसेस क्या थे, 0.5, 0.5 एंड 1.5। अब वेट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, इनवर्स डिस्टेंस, सो 1/d1। तो 0.1/0.5 2, 1/0.5 2, 1/1.5 0.67। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 1 और एक मिनट, ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वेट्स तक फाइंड कर दिया उतना भी काफ़ी है। उसके बाद हम वेट्स को ऐड करेंगे, हमारा वेटेड सम फाइंड करेंगे। एक मिनट, एक ही मिनट है, थोड़ा सा तो मैंने शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। 7 5 2 0.67। कैलकुलेशन सही है, बस लास्ट में जो सेम क्लासेस हैं उनको इनका इनको ऐड करनी है। हाँ मैंने वही किया, बट मैं बस सोच रहा हूँ कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर खाली नहीं नहीं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड नहीं है, नहीं है ना, ओके राइट, नहीं, सॉरी फॉर दैट। सो फिर डिस्टेंस सिर्फ से प्रेडिक्शन आएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक रेड क्लास है, तो रेड क्लास का जो वेट के सम से दैट इज 2 + 0.67 विच इज 2.67, एंड देन ब्लू क्लास का जो वेट का है दैट इज जस्ट 2। सो दोनों में से देखेंगे तो वेट रेड का ज़्यादा है, सो हमारा जो एक्स टेस्ट होगा दैट विल बी इनटू रेड, तो वी विल क्लासिफाई इट एज रेड, राइट। सो दिस वाज द थिंग, सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हम वेट से, सॉरी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली वेटेड सम जो है उसको ही, खाली वेट्स को करते, नॉट इवन वेटेड सम, खाली वेट, सम ऑफ वेट्स।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है डेटा नॉर्मलाइजेशन। सो डेटा नॉर्मल, अच्छा अभी तक समझ में आ गया ना ये सब जो भी हमने किया है? हाँ हाँ। राइट। नेक्स्ट है डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन यूज़फुल है सारे डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स के लिए, और ये तभी यूज़ होता है जब हमारा एक फीचर डोमिनेट करता है दूसरा पर। जैसे एज और सैलरी की बात हमने की थी, तो नियर बाय पॉइंट्स के डिस्टेंस कम होंगे, बट डोमिनेंस, कोई भी फीचर का डोमिनेंस की वजह से डिस्टेंस बहुत ह्यूज हो सकता है। तो इसी को करने के लिए हमारे पास दो है डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स। तो एक है हमारा मिन मैक्स। उसमें क्या करते हैं, कोई भी हमारा पॉइंट सपोज एक्स डैश इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट से हम पहले उसका मिन सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन करते हैं। राइट। तो इसमें क्या होता है, हमारा नया डेटा पॉइंट, ये हमारा डेटा पॉइंट है, और ये हम सारे फीचर्स के लिए करते हैं। सारे फीचर्स के लिए, ऐसे नहीं कि अगर सैलरी है तो ही सैलरी को ही करेंगे और एज को नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड होती है। और मिन मैक्स में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो 0 से 1 के बीच में शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड है हमारे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। सो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ये भी सारे फीचर्स को किया जाता है। जेड स्कोर ये होता है हमारा न्यू डेटा पॉइंट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये क्या है, हमारा मीन। अब जब हमारे पास सारे डेटा जेड स्कोर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो वो नया डेटा सेट का जो मीन होगा, वो डेटा सेट का मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जेड स्कोर का खासियत होता है। राइट। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एन के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। के एन के अंदर एक आता है जब हमारे पास टाइज हो जाए। तो टाइज जब हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम वेटेड के एन यूज़ करते हैं, वेटेड के एन, या फिर हम प्रायर प्रोबेबिलिटी करते हैं। इसमें ज़्यादा सर ने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा, बस ये दो टेक्निक्स हैं, वेटेड के एन प्रायर प्रोबेबिलिटी। टाइज का मतलब है, सपोज हमारे पास ये एक्स टेस्ट है हमारे, और 2 पॉइंट्स है हमारे पास, सपोज यस है, और के अगर 2 है, ये सपोज एक क्लास का प्लस क्लास का, 0 क्लास का, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये हमारा टाई सिचुएशन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो वेटेड के एन यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो इसको मैं फॉर्मली पढ़ लेता हूँ। एक है फ्रैक्शन ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड बाय द KNN मॉडल व्हेन प्रिडिक्टिंग ऑन द सेम ट्रेनिंग डेटा। मतलब हमारे जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसको ही हम, उस पर ही हम टेस्टिंग करते हैं, हमारे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही। तो हमारा ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी कहते हैं। तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पर जैसे हमने ये किया था ना, ये क्या वैलिडेशन वैलिडेशन की तरह होता है? वैलिडेशन सर ने इसमें थोड़ा सा बताया था। एक मिनट, लेट मी जस्ट कम बैक टू दैट थिंग, या ये वाला। तो इसमें क्या था कि हमारा एक पॉइंट ऑलरेडी, ये जैसे हम ट्रेनिंग से अलग करते थे, उसमें ऐसा ट्रेनिंग से अलग, अ, एक मिनट मुझे भी देखना होगा। पॉइंट इज नॉट नेबल्स आई गेस यही होता है, शायद वैलिडेशन हाँ वाला पॉइंट हाँ, ही आता है यहाँ। राइट। क्योंकि मुझे याद, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने सुना था सर को बोलते हुए कि लीव वन आउट अलग होता है और खाली क्रॉस वैलिडेशन अलग होता है, तो उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। बट मोस्टली तो ये ऐसे ही होता है, ये वाला पार्ट, कि हम ट्रेनिंग में से निकालते हैं एंड देन उसको ही टेस्ट करते हैं। अगर हमारा k इज इक्वल टू 1 है तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट का सबसे नियरेस्ट पॉइंट वो खुद ही होता है। तो k इज इक्वल टू 1 में ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% होता है। एंड अगर हमारा लार्जर k का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी घटता जाएगा। बट ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस। वो 100% हो, कम हो, ज़्यादा, उससे कुछ नहीं होता,
क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है वो है टेस्ट एक्यूरेसी, हमारा टेस्टिंग एक्यूरेसी कितना अच्छा है। तो यहाँ पे सर ने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, सपोज हमारा k इज इक्वल टू 1 है और हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है, और अगर हम टेस्टिंग एक्यूरेसी को देखते हैं तो जीरो से k1 है तो जीरो का क्लोजेस्ट तो खुद होता है, तो इसको जीरो ही प्रिडिक्ट करेगा, इसको प्लस ही प्रिडिक्ट करेगा, इसको जीरो प्लस जीरो और प्लस। तो इसकी एक्यूरेसी क्या है 6/6, टोटल सैंपल 6 है और कितना करेक्टली प्रिडिक्ट किया है 6 है, तो एक्यूरेसी कितना है 1 है। अगर हमारा k का वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। जीरो खुद से जीरो है, एक ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, तो 3 है, सो 2 हमारे पास जीरो आया है तो ये जीरो प्रिडिक्ट होगा। अब x प्लस का बात करें तो प्लस खुद से खुद प्लस ही होगा, बट बाकी दो से अगर देखेंगे तो जीरोज है तो ये प्रिडिक्ट जीरो होगा। ऐसे आप करते जाओगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसका एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी होता है कितना करेक्टली प्रिडिक्ट किया है, तो 1 2 करेक्टली प्रिडिक्ट किया और कितने सैंपल से 6, सो 33% ट्रेनिंग एक्यूरेसी है इसका, राइट। तो ये थोड़ा सा था ट्रेनिंग एक्यूरेसी के ऊपर, इसमें कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है इसमें या समझ आ गया? हेलो ऑल हर्ष, गुड, आ गया। समझ में आ हाँ गया। हिमांश, ओके ठीक है। फिर ओवरफिटिंग आता है। ओवरफिटिंग तब होता है जब हमारा मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेता है, पुअर जनरलाइजेशन होता है उसमें। उसमें क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो सारा नॉइस को भी कैप्चर कर लेता है, हर एक डेटा को कैप्चर कर लेता है, लर्न कर लेता है। तो उसमें हमारा जब स्मॉल के होता है, जैसे के इज इक्वल टू 1, तो जैसे हमने देखा इस केस में के इज इक्वल टू 1, तो ट्रेनिंग फ्लेक्सिबल होता है, सारे ट्रेनिंग पॉइंट्स को याद कर लेता है, और जब हम नया डेटा पॉइंट टेस्ट करेंगे तो फेल हो जाएगा कि जो पैटर्न है उसको लर्न कर लिया है। और अगर लार्जर के वैल्यू देंगे तो हमारा जो डिसीजन बाउंड्री होता है वो स्मूथ आउट हो सकता है, और ओवर फिटिंग तो रिड्यूस होगा बट अंडर फिट भी कर सकता है अगर के का वैल्यू बहुत लार्ज हुआ। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि के का वैल्यू ऐसा चूज करें जो बैलेंस कर सके। यहाँ पे दो वर्ड सर ने यूज किया था, चूज के टू बैलेंस बायस। बायस मतलब अंडर फिटिंग वर्सेस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब ओवर फिटिंग। तो ये दो टर्म्स है जो हमें याद रखना है। बायस अंडर फिटिंग के लिए होता है, वेरिएंस ओवर फिटिंग के लिए होता है। तो के को ऐसे चूज करना है जो हम बायस और वेरिएंस को बैलेंस कर सके। इसके बाद कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी था जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ये वाला एग्जांपल, ये वाला, ये वाला इधर जैसे दो पॉइंट्स का था, तो यही एग्जांपल से सर ने भी बताया था, मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करके 10,000 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया था बट एक्चुअली पॉइंट्स बहुत पास में। तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी होता है। इसके साथ हम वीक 9 को भी कंप्लीट करते हैं, और वीक 10 स्टार्ट करेंगे, एंड वीक 10 हम आगे बढ़ेंगे दूसरे एल्गोरिथम में। तो आई होप इधर तक सब कुछ क्लियर है, सब कुछ। कोई भी डाउट दूसरे वीक से भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। हमने ये सब पढ़ लिया, के एन एन कर लिया, डिस्टेंसेस पढ़ लिया। सॉरी ये वीक 10 यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, ये वीक 10 नहीं है। ये वीक 8 है, सॉरी वीक 8, वीक 9, और अब वीक 10 करेंगे हम। 5 मिनट ब्रेक करके फिर वीक 10 कंटिन्यू करें। हाँ हाँ श्योर। हाँ ओके, बाकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सबकी? ठीक ठाक चल रहा है। एनओ कैसे चल रहा है? एनओ सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है अभी तक तो सारे सब्जेक्ट्स में से।
आप मैं तो उसका खाली क्वेश्चन बैंक लगा दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन बैंक भी आपको लाइक आराम से समझ में आ रहा है, मुझे उसमें थोड़ा चीजें गैप लग रहा है। अभी वापस सॉल्व करा तो समझ में और अच्छे से आ रहा है, बट थोड़ा सा सारे चीजें बहुत क्लियरली गिवन नहीं है हायर वीक्स में। हाँ हाँ, जी। उस थोड़ा बहुत मैं जेमिनी कर लेता हूँ समझने के लिए। हाँ जी, बस क्वेश्चन ही वहां से कर रहे तो बेटर होगा, और जो थ्योरी होगी वो खुद से करे तो वो मेरे को लग रहा है ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एसजीडी और मिनी बैच ये सब नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स में। मैं तो थियरी कर ही मैंने ले रहा तो हूँ। अभी तक वीक 7 तक किया है। कोई नहीं, वीक मैं 8 से लगभग मुझे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा था, वीक 8 से। मैं अभी 10 में हूँ, मुझे कंस्ट्रेंट सबसे सही। कंस्ट्रेंट न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन। हाँ हाँ, हाँ। मैं एक वीक में 10 हो अटका गया भी क्या था नील? उसमें। मेरा वीक 10 अभी तक वीक हुआ नहीं है। वीक 10 का मैं लगभग किया हूँ, वो जो थ्योरी को छोड़ के। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन डाउट था, वो जो डुअलिटी नहीं था केकेटी वाला। हाँ लाइक मैं तो उसका जो कंडीशंस था, मैं तो उसे थोड़ा रट टाइप कर लिया, पर वहाँ पे एक DC1 बाई ऐसे करके था ना, DC1/DP1 इज इक्वल टू DC2/DP2। अच्छा, नहीं मैंने किया और अभी तक। मैंने वीक 10 नहीं किया है। मैं अब वीक 8, अभी मैं दोबारा वीक 8 सेकेंड टाइम कर रहा हूँ। फिर वीक 9 करूँगा एंड देखते फिर कैसे करना है। अच्छा, वो करोगे ना तो मुझे एक बार बताना, मुझे एक छोटा सा डाउट उसमें है। ठीक है। वीक 8 तो ये पेनल्टी वाला है ना, और बेरियन मेथड। हाँ, इसमें भी अच्छा, अलग इसका ग्राफ केसेस भी। वाले ना। क्या वो? इसमें जो काफी खतरनाक खतरनाक सा ग्राफ दिया हुआ था, मैं देखा था, तो मैं वही ग्राफ ऐसे समझ स्किप कर दिया। वही समझने के लिए मुझे टाइम लग रहा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं फिनिश कर पाया। मैं ट्राई कर रहा था लाइक चीज़ें अच्छे से समझ के आने के लिए, तो उसमें टाइम लग गया था। अच्छा, वो नहीं नहीं, ग्राफ्स ना मेरा तो ज़्यादा अभी। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। वो ग्राफ सिंपली जो केकेटी वाले तुम बोल रहे हो ना, पेनल्टी और बैरियर फंक्शंस वाले। हाँ, हाँ, वो ग्राफ्स तो सिंपल। अरे ग्राफ्स का बात करें तो वीक 11 में कॉन्वेक्सिटी एनालिसिस के दुनिया भर की ग्राफ्स डाल दिए सर ने। उसमें तो मैं भी गया नहीं हूँ, एक बार देख लेता मैंने तो। बस ऊपर से देखा था, बहुत सारे ग्राफ्स है उसमें। वो देखा जाएगा धीरे धीरे आराम से। और समीक्षा, है तुम तो। जोधपुर आने वाली हो क्या एग्जाम देने के लिए? लाइक मैं सोच रहा हूँ हम सब एक बार मिले उधर कैंपस पर। नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली सेंटर चूज किया था मैंने। ओ ओके। कोई नहीं, देखते कैसे जाता है कैंपस एग्जाम्स। इमर्शन होता तो जरूर हम लोग मिल सकते अच्छे से एक जगह। हाँ लाइक हम हमारे इसमें मिल सकते हैं। किसमें? टेक फेस्ट। टेक फेस्ट। अच्छा, आप ये रोमी, सिंगल डिग्री कर रहे हो या आप इसके साथ दूसरा भी डिग्री कर रहे हो दिल्ली में? हाँ, मैं 2 डिग्रीज कर रही हूँ। तो आपका लाइक दूसरा डिग्री कौन सा है? बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BCA। ओके राइट। अच्छा, इधर कोई टेक फेस्ट है क्या कहीं, कोई बढ़िया सा कॉलेज, या फिर। आप लोग को अगर कुछ पता चलता हो ये सब तो ग्रुप में शेयर करिएगा। मैंने उसी के लिए ग्रुप बनाया था, ताकि हम सब अलग अलग चीजें डिस्कस कर टेक सकें। फेस्ट तो आई गेस फेब में हुआ था। फेब में सभी आईआईटीज में टेक फेस्ट हुए थे ना, तब हुआ था। हाँ, अभी उस तो टाइम मेरे हिसाब से रिसेंटली तो नहीं होगा। अभी आईआईटी बॉम्बे का कैंपस एम्बेसडर का आया था, पर वहां तो नहीं जाएगा। वो समीक्षा फिल की थी तुम? क्या? वो टेक फेस्ट वाला जो आईआईटी वाला था, वो फिल की थी क्या एम्बेसडर के नहीं नहीं, लिए? मैंने नहीं किया। नहीं। राइट। मैं तो करके ठीक है, बस छोड़ दिया। फिर हाँ, फिर आप एक फिर। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, हम्म। कितने देर का ब्रेक लेना है इधर लिख देता हूँ, तो फिर उसके बाद आते हैं। 5 मिनट्स या 10? 10 कर देते हैं। ओके।
founder of Creatory, also a fourth-year student of Interaction Design at Kannada National University. Creatory is basically create plus eatery, and it comes from the idea that we wanted to make a space, a cafe wherein we promote art for art's sake. We went to different places to research their business models to see how that is working out. कॉलेज स्टार्ट होने तक जनरली दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो सिर्फ एआई के बारे में रील्स देखते रहेंगे और दूसरे जो एक्चुअली एआई यूज करना सीखेंगे. बाय द टाइम कॉलेज स्टार्ट्स वो ऑलरेडी कोडिंग फास्ट कर चुके होंगे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे, एआई का यूज करना समझ चुके होंगे. डिफरेंस टैलेंट का नहीं होगा, बस किसी ने अपना एग्जाम के बाद वाला टाइम स्मार्टली यूज किया. इसलिए I am uploading past 5-year question papers and book of the professor. Read the mind of the professor and past-year question papers and make a new predictable paper which professor must be making. Please give detailed solution of the new question paper in very, very, very easy language so that I can pass the exam. I am uploading past हेलो, करें क्या स्टार्ट? सब आ गए? Yes, I'm here. ओके, एक मिनट. नील कहाँ गया? एक मिनट. ठीक है. ठीक है, तो वीक 10 से फिर स्टार्ट करते हैं. सो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड में बेसिकली हम अभी तरफ जा रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ की मीन्स एंड ऑल पढ़ेंगे. पीसीए वगैरह सब आएगा अभी. राइट. सो सुपरवाइज्ड में हमारे पास ऐसा टाइप का कुछ डेटा होता था, जो हमारे पास फीचर्स होते थे और उसके साथ क्लास लेवल भी होता था. और ऐसे मानो एन क्लास लेवल्स और फीचर्स होते थे. जो हमारा फीचर्स होता था वो आर डायमेंशन का होता था. बट अभी अनसुपरवाइज का जब बात कर रहे हैं, एक मिनट, मेरा स्क्रीन.
अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास सिर्फ फीचर्स होते हैं, कोई भी क्लासेस नहीं होते हैं, तो सिर्फ xi होता है i 1 to n तक, और हमारा जो xi है वो बेसिकली r डायमेंशन का होता है। तो अनसुपरवाइज्ड में आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग भी देखा होगा। जैसे न्यूज़, अगर कोई भी वेबसाइट में जाके पॉलिटिक्स के ऊपर अगर आपका कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो तो साइड में जो सजेस्टेड न्यूज़ होता है वो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड होता है। अगर स्पोर्ट्स का पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड होगा, तो इसको डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग कहते हैं। ऐसे कोई भी एल्गोरिदम या वो रिकमेंडेशन सिस्टम को फीड नहीं किया था कि इसको हम पॉलिटिकल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ऑटोमेटिकली डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल से पैटर्न या फिर सिमिलैरिटी ढूंढकर उसको क्लस्टर करके रिकमेंड करना, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या ये एल्गोरिदम का क्या बेसिकली काम होता है कि ये ट्राई करता है टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स या फिर रिलेशनशिप विद इन द डेटा, और वो भी खुद से करता है, हमें कोई एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन करना नहीं पड़ता है। तो इसी के तरह हमारा एक एल्गोरिदम होता है जो होता है के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, और इसके कुछ स्टेप्स है। पहले इसके स्टेप्स में लिंक देता हूँ और उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टेप्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कि हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं। ये अभी तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, बट ये बात के मीन्स प्लस प्लस में चेंज हो जाता है। कैलकुलेट नहीं करते, बेसिकली रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। आप रैंडमली सेलेक्ट मान सकते हो, कैलकुलेट तो के मीन्स में हम अलग काम करते हैं, बट खाली के मीन्स प्लस प्लस में के मीन्स पे हम सेंट्रोइड रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। फिर हम पॉइंट्स असाइन करते हैं उस पर्टिकुलर सेंट्रोइड्स को। कैसे? हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ऑल सेंट्रोइड्स। फिर हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं पॉइंट्स टू अ क्लस्टर सेंट्रोइड बेस्ड ऑन लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा, हम एक नया सेंटर कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम एवरेज लेते हैं ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर। फिर फिफ्थ क्या करते हैं हम, फिफ्थ हम करते हैं असाइनिंग पॉइंट्स टू न्यू क्लस्टर। और ये कैसे करते हैं, हम जैसे ऊपर किए थे एक डिस्टेंस वाला, वो सेम वे। और ये हम स्टेप्स 4 एंड 5 को रिपीट करते हैं। हम रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा जो क्लस्टर्स है, until clusters are not same, ये हम रिपीट करते रहते हैं। राइट, सो दिस इज आवर के मींस क्लस्टरिंग। सबको ये स्टेप समझ में आ गया? ये 5 स्टेप्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। पहले हम क्लस्टर्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स सपोज 2 डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 करते हैं, और हमारा डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसा है। तो हमारा क्या होगा, ये एक क्लस्टर हो जाएगा, ये दूसरा क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किया। फिर कोई भी रैंडम पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं दोनों क्लस्टर्स में एज सेंटर्स। फिर सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये हमने बाउंड्री हमने बनाया, बट ये बनता नहीं है। हम पहले डिस्टेंस सब कैलकुलेट करते हैं और फिर नियरेस्ट वाले डिस्टेंसेस को एक क्लस्टर में डाल देते हैं, और इसके नियर वाले सारे पॉइंट्स को एक क्लस्टर में डाल देते हैं। उसके बाद हम उसी क्लस्टर में सारे पॉइंट्स का एक एवरेज फाइंड करके एक नया पॉइंट फाइंड करते हैं, सेम वे इन दिस क्लस्टर। और फिर सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इससे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमारा क्लस्टर ऐसे चेंज होता रहता है। और ये तब तक हमें करना जब तक हमें एक ऐसा क्लस्टर मिल जाए जो कि हम ये रीअसाइनमेंट ऑफ सेंटर और उसके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के बावजूद हमारा जो क्लस्टर्स है वो चेंज नहीं हो रहे, वो सेम है। तब तक हमें ये करना होता है।
राइट? तो ये क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? यस। राइट। अब आगे हमें क्या करना है? ये हो गया। अब इसमें एक बड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि हमारा जो फाइनल क्लस्टर का जो आउटपुट है, इट हेविली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल क्लस्टर जो हमने यूज़ किया। तो ये जो क्लस्टर हमने यूज़ किया है, जो क्लस्टर्स हम बनाते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा क्लस्टरिंग का फाइनल आउटपुट कैसा होगा। और ये 2 पॉइंट्स तो आप एक साथ मान सकते हो कि क्लस्टर्स को डिफाइन करना एंड देन रैंडमली उसमें एक सेंटर डिफाइन करना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा जितना नंबर ऑफ केस, जो हमारा नंबर ऑफ केस है, और फिर जो हमारा सेंट्रोइड इनिशियलाइजेशन है, वो बहुत मतलब बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारे फाइनल आउटपुट में। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन होता है, एक तो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन करना, और जो सेंट्रोइड का जो कैलकुलेशन है उसको कैसे हम एफिशिएंट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हुए, तो फर्स्ट चीज़ जो है हमारा, वो है नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे डिफाइन करें। हाउ टू डिफाइन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो इसके लिए हमारा एल्बो मेथड होता है। एल्बो मेथड क्या करता है? एल्बो मेथड हमारा एक ग्राफ में डिपिक्ट करके बता देता हूँ। ये हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमारा VCSS होता है। VCSS का फुल फॉर्म होता है विद इन क्लस्टर स्क्वायर्ड सम। तो मतलब एक ही क्लस्टर, सपोज ये एक क्लस्टर है, क्लस्टर 1 है, इसमें एक सेंटर है, सारे पॉइंट्स का इस क्लस्टर से डिस्टेंस हम फाइंड करके ये वाले सारे स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CSS का? इट इज़ 1, इसको हम कि सारे क्लासेस के लिए कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, इसलिए 1 to k तक। और ये किसके लिए करते हैं? सारे x जो एक पर्टिकुलर क्लस्टर में बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारा i इज इक्वल टू 2 है, मतलब हमारा सेकेंड क्लस्टर की बात हो रही है, तो c क्या हो जाएगा? 2। तो हम सारे x वो पर्टिकुलर क्लस्टर की बात करें जो C2 में है, उसका हम ऐसे स्क्वायर डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम दी सेंट्रॉइड। सो WCSS क्या कहता है? ये एल्बो, so basically elbow point is the k where WCSS starts decreasing slowly। तो आप इसको कैलकुलेट करते रहेंगे, मतलब एक क्लस्टर का सारे मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर्ड, प्लस ऐसे सारे क्लस्टर्स का करते जाएंगे, ऐसे 2 क्लस्टर्स 3 क्लस्टर्स k क्लस्टर्स तक करते जाएंगे। तो आपको मिलेगा कि ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ऐसे पॉइंट करते जाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है। तो ये आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली नंबर 3 में ये हमारा एल्बो पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा WCSS बहुत स्लोली डिक्रीज कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स इस केस में 3, या फिर आइडियली 3 हो भी सकता है, बट कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट करता है कि आपका WCSS का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर K3 हो गया, तो हमने कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए वो हमने डिफाइन यहाँ पर कर दिया है। WCSS बेसिकली हमें बताता है कि हमारा वेरिएंस एक ईच क्लस्टर में हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, क्या वेरिएंस है वो बताता है। तो आप समझ सकते हो कि डेटा का कितना स्प्रेड है, उस हिसाब से हम उसको क्लस्टर करते हैं। तो WCSS वो स्प्रेड को कैप्चर करता है। तो एक बहुत एफिशिएंट वे है, इससे हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लस्टर के बारे में। ये क्लियर है? इसके बाद यस। फिर इसके बाद आता है सेंट्रोइड, ये वाला जो सेंट्रोइड हमने रैंडमली सेलेक्ट किया था के मीन्स में। इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, या इसको एफिशिएंटली हम कैसे यूज़ करें वो
हम अभी आगे पढ़ेंगे के मीन्स प्लस प्लस में। सो के मीन्स प्लस प्लस एक ऐसा एल्गोरिदम है जो के मीन्स ही है, बट उसका जो सेंट्रॉइड सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली रैंडम नहीं होता। वो कम्प्लीटली रैंडम नहीं होता। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो के मीन्स प्लस प्लस, इसमें एक्स्ट्रा चीज खाली वो है, एक्स्ट्रा चीज वो है कि हम रैंडमली जो सेलेक्ट करते हैं डेटा को, रैंडमली सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स इज रिड्यूस्ड। मतलब आप बोल सकते हैं रिड्यूस्ड, बट बेसिकली हम एक एफिशिएंट वे यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एक क्लस्टर का, सपोज हमारे पास 2 क्लस्टर्स है, ऐसा और ऐसा, इसमें कुछ पॉइंट्स है और इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। पहला स्टेप होता है रैंडमली पिक, रैंडमली पिक करो। पहला स्टेप है रैंडमली पिक करो। तो सपोज हमने ये पिक कर लिया। सेकंड है सारे पॉइंट्स का इन क्लस्टर्स के साथ, क्लस्टर सेंटर के साथ डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होता है कि हमारा ये डिस्टेंस को हम ऐसे मान सकते हैं डी ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रॉइड। थर्ड स्टेप होता है कि हम फाइंड करते हैं, हाँ हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नेक्स्ट सेंटर। अब ये कैसे करेंगे? ये होता है उन पॉइंट्स, हम उस क्लस्टर में नेक्स्ट सेंटर उसको चूज करते हैं जिसका डिस्टेंस हमारा सेंट्रॉइड से उसका स्क्वायर डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल हो, हमारा प्रोबेबिलिटी। मैं वापस से समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू डी एक्स स्क्वायर। सो मैं ये क्लस्टर को पिक करके समझाता हूँ। ये पर्टिकुलर क्लस्टर में आप देखोगे कि हमारा एक सेंटर है, सारे पॉइंट्स है। वो सारे पॉइंट्स का इस सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट? उस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो डी एक्स स्क्वायर है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्यों आया? क्योंकि हम एक चांस बता रहे, हम बता रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट को सेंटर होने का। तो वो पॉइंट के पास हायर प्रोबेबिलिटी है सेंटर बनने का जिसका डिस्टेंस सेंट्रॉइड से, या जिसका स्क्वायर डिस्टेंस सेंट्रॉइड से सबसे ज़्यादा हो। हम बात नहीं कर रहे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। उसमें भी कंडीशन है कि हमें वो सेंट्रॉइड से पास वाले जितने भी पॉइंट्स है, उन पास वाले पॉइंट्स का जो स्क्वायर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है वो पॉइंट का चांस कि वेदर इट विल बी सेलेक्टेड एज सेंटर और नॉट। तो इज इट क्लियर? आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है, बट क्लियर हुआ ये वाला, या वापस से समझाऊं मैं? हेलो हर्ष। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप्स को रिपीट करते जाते हैं अनटिल अनलेस हमारे सारे क्लस्टर्स का केस, सारे केस मतलब सारे क्लस्टर्स का हमारा सेंटर पिक हो जाए। हम ये करते जाएंगे। सो दिस वाज के मीन्स प्लस प्लस। ये एडिशन है के मीन्स में, जिधर हम रैंडमली सेलेक्ट करने के बजाय एक प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज द सेंटर। इसके कुछ एडवांटेजेस है के मीन्स का, के मीन्स प्लस प्लस का नहीं, के मीन्स का। तो सिंप्लिसिटी, हम बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एफिशिएंट होता है क्योंकि कंप्यूटेशनली फास्ट होता है, और लार्ज डेटा सेट्स में तो ये बहुत फास्ट होता है। स्केलेबिलिटी, मतलब हम ज़्यादा लार्ज डेटा सेट्स और हाई डायमेंशनल डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। इंटरप्रेटेबिलिटी, ये हमें क्लियर आइडिया देता है कि हमारा हर एक क्लस्टर का सेंट्रॉइड क्या है एंड कैसे क्लस्टर्स बन रहे थे, क्लियर आइडिया देता है। ये क्लियर एनालिसिस हम कर सकते हैं। और फिफ्थ है वर्सेटाइल, मतलब के मीन्स के ऊपर हमने के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिदम डेवलप किया। मतलब ये एल्गोरिदम के ऊपर हम मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर के मीन्स प्लस प्लस का देखा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ के मीन्स, राइट? अब इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास n डेटा पॉइंट्स है
और k क्लस्टर्स है, तो सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो n टाइम्स k लगेगा, इतना डिस्टेंस कंप्यूटेशन होगा, दिस मेनी डिस्टेंसेस, इतना हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। अगर ईच पॉइंट, अगर हर एक x d डायमेंशन का हो तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n पॉइंट्स इंटू k क्लस्टर्स इंटू d डायमेंशन, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है k मीन्स का, जो याद रखना चाहिए कि कितना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय n क्लस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने डायमेंशंस का ईच पॉइंट है, राइट। इसके साथ अभी हम एक एग्जांपल करेंगे कि 1D में हम कैसे k मीन्स को अप्लाई कर सकते हैं, और सिंस अभी टाइम उतना नहीं है तो 2D 3D में नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग अपने से कर सकते हैं 2D 3D में कैसा होगा, बस देख लेना। सो मैं 1D का बता दे रहा हूँ। सो सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये एक पॉइंट है, एंड देन ये एक पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसको A बता देते, B C और D। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम रैंडम, हमारा k यहाँ पर 2 है, ठीक है, k 2 है, शायद क्वेश्चन में गिवन होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, k मीन्स करे तो रैंडम स्टार्ट या रैंडम इनिशियलाइज करेंगे तो न्यू वन, सपोज ये भी शायद क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू वन हमारा 2 है और न्यू 2 हमारा 6 है। सेकेंड क्या था, डिस्टेंस कंप्यूटेशन, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सारे पॉइंट्स को सारे क्लस्टर्स से, तो यहाँ पर एक टेबल बना दो ऐसे, न्यू वन कितना है हमारा 2, न्यू 2 कितना है हमारा 6, यहाँ पर A B C D। E कितना है 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं आप। सो 1 0 3 4 5 4 1 1 0, ठीक है। अब न्यू वन सेंटर में किसको असाइन करेंगे एंड न्यू 2 सेंटर में किसको असाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखना होता है कि हर एक पॉइंट के लिए किसका डिस्टेंस सबसे कम है, तो ये कम है और ये किस में है 2 में, तो A इधर आएगा, ये 0 कम है 4 से तो B किधर आएगा, न्यू 1 में आएगा, 1 कम है तो C किस में जाएगा, न्यू 2 में जाएगा, 0 कम है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ट्रिवियल है, बट आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे भी हो सकता है कि ये नंबर्स ना ऐसा हो जाए 19 20 और इस तरफ 8.5 7.5, तब आप कैसे जज करोगे, क्योंकि तब आपको इसके रिलेटिव जजमेंट करना होगा कि पॉइंट्स आपस में कितने दूर है फॉर द सेम पॉइंट, राइट। यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारा D, तो ये क्लस्टर्स हो गए, ये क्लस्टर्स हो गए। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या है, हम न्यू सेंटर फाइंड करते हैं यूजिंग एवरेज। सो न्यू क्या हो जाएगा, A प्लस B डिवाइड बाई 2, सारे पॉइंट्स का एवरेज होता है, सो अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5। हेलो हर्ष, हाँ हाँ बोलो। एक डाउट था डिस्टेंस में। हाँ हाँ बोलो। अगर डिस्टेंस टाई हो जाए तो दोनों क्लस्टर्स के बीच के, पता नहीं फिर क्या करना चाहिए, उसका तो पता नहीं। मैंने तो खाली ऐसे रैंडमली वाले क्वेश्चंस किए थे जहाँ डिस्टेंसेस अलग अलग हो, मतलब ऐसा अगर तो दो क्लस्टर, हाँ, दो क्लस्टर एक कोई दोनों पॉइंट से सेम में हो तो। उसका तो सर ने कुछ बताया नहीं है लेक्चर्स में, तो मेरे पास आइडिया नहीं है इसको कैसे करेंगे। लाइक के एन अच्छा एन में ठीक। तो जब टाइस था तो हमने वेटेड के एन एन और प्रायर हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला कर लिया, बट इसमें सर ने कुछ बिल्कुल। बताया नहीं है, मतलब जितना मुझे याद है, बाकी पता नहीं, उसका देखना होगा। बट ठीक आई है, थिंक उसका थैंक्स। वो होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा उस तरह से स्कैटर्ड होता है कि वो क्लस्टर्स फॉर्म हो जाए।
वो पॉसिबिलिटी शायद तब हो सकती है जब हमारे डेटा के अंदर नॉइज हो, वेर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या फीचर्स के वजह से कुछ ऐसे आउटलायर्स हो जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस सब केसेस में शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? या तो राइट। ठीक है, फिर एक मिनट, राइट। तो ये 1.5 हो गया। इसी तरह हम न्यू 2 करेंगे। मेरा थोड़ा स्टाइलस चार्जिंग में डाला मैंने, इसलिए माउस से करो। तो a प्लस बी, तो वैसे यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 करेंगे। तो इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा, राइट? अब हम पॉइंट्स को असाइन करेंगे फिर से, तो हम सेम टेबल को यूज करेंगे, राइट? यहाँ पर न्यू 1 होगा, यहाँ पर न्यू 2 होगा, यहाँ पर a b c d। मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करेंगे 0.5, 0.5, 3.5, 4.5, 4.5, 3.5, 0.5 एंड 0.5। न्यू को क्या असाइन करेंगे हम? ये कम है और ये भी कम है, तो a एंड b उसमें चला जाएगा, a कॉमा b, एंड हमारा न्यू 2 क्या आएगा? इसमें हमारा COD आ जाएगा। अभी देखो, पहले के क्लस्टर्स और अभी के क्लस्टर सेम है, तो हमारा क्लस्टर सेम है, तो और आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है हम पर। अभी मैंने जब सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो जेमिनी से, तो उसमें तो ऐसा था कि जो जो लेटेस्ट आइट्रेशन होता है, इवन अगर हमारे क्लस्टर्स चेंज नहीं होते, हमारे लेटेस्ट न्यू आई एंड न्यू 2 का जो वैल्यूज होते हैं वही हमारे सेंट्रॉइड्स बन जाते हैं, दैट इज 5.5 एंड 1.5। ठीक है, सो ये था हमारा वीक 10, जहाँ हमने के मीन्स कवर इसमें एक किया। चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, बोलिए। जो स्टार्टिंग के मीन्स हैं वो क्या हमें गिवन होते हैं, न्यू 1 एंड न्यू 2? हाँ, ये बिगनिंग में गिवन, हमने 2 और 6 लिया। हाँ वो मोस्टली गिवन होने चाहिए। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें गिवन, इसमें भी गिवन। अगर गिव मतलब मैंने तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस में गिवन थे, और एक क्वेश्चन में ऐसा था, वो 3D कोऑर्डिनेट्स वाले थे, उसमें ऐसा गिवन था कि आपके जो पॉइंट्स है वो एक ही क्लस्टर या सेम क्लस्टर में है, तो एक वैसा था सेम क्लस्टर वाले। मतलब और क्लस्टर हाँ, मतलब एक ही क्लस्टर में और सारे पॉइंट्स क्लस्टर एक को ही। ऑप्टिमाइज करना है। सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे? क्लस्टर को ऑप्टिमाइज करना है। नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसमें ऐसा था कि एक मिनट, बहुत लैग हो रहा है। उसमें हमें P1, P2, P3 पॉइंट्स गिवन थे। ये सपोज ऐसा है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का था ये क्वेश्चन, और ये 205, और क्वेश्चन में गिवन था कि सारे पॉइंट्स कॉमन क्लस्टर या फिर एक ही क्लस्टर में है, तो उसमें ये सारा चीज़ें कैंसिल आउट हो गई है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम न्यू फाइंड करते न्यू वाला, तो इस सब का हम एवरेज फाइंड करें कैसे? ये वाला का एवरेज, ये वाला का एवरेज, और ये वाला एवरेज, और इसका कोऑर्डिनेट नया न्यू, वाइज। या 2 2 3 आया। और फिर इसका डिस्टेंसेस, आई थिंक ये ज़्यादा तो सॉल्व मैंने किया नहीं, बट आई थिंक जब सब एक ही कॉमन क्लस्टर में होता है तो न्यू 2 की बात ही नहीं आती, मतलब। तो ये ऐसा एक था क्वेश्चन, मैंने ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं की थी इस पर, मैंने इतना ही किया था, तो उसके हिसाब से यही है। अच्छा, राइट। अभी वीक 11 जो है वो अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड वो है, तो वो करना है क्या या PCA कर ले? मैं तो प्रेफर करती अर्श, हेलो। हेलो, हाँ बोलो हिमांशु। के मीन्स में आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो आप भेज सकते हैं?
मैंने जैसे बोला था, मैंने अपना रफ में किया है, तो उतना सही कंडीशन में है नहीं। मैंने बस अपने नहीं मतलब रेफरेंस के लिए उस रखा था। क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ। वो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, मेरे पास है नहीं वो। मैंने क्वेश्चंस खाली जेमिनाई में डाला था, उसे से लिख के सॉल्व कर दिया था। अब वो कौन से चैट में है, वो याद नहीं मुझे। उसके बाद बहुत यूज किया था मैंने, इसीलिए। आप एक बार करो ना ये, आप उसको एक एग्जाम्पल जो हमारे क्लास में करवा है वो डालो, और फिर आप उसमें बोलो कि प्लीज क्रिएट क्वेश्चंस फॉर 1D 2D 3D यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट, या फिर वैसे करके, एंड प्लीज प्रोवाइड डिटेल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो आपको दे देगा। हाँ, नहीं मतलब वैसा ही किया था मैंने, लेकिन ज़्यादातर 1D वाले ही दे रहा था। अच्छा, जैसे मैंने परप्लेक्सिटी में किया आपको मेंशन करना होगा, गिव मी फॉर 2D एंड 3D। था। अच्छा, ठीक है, एक बार फिर ट्राई ट्राई करता करना। हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना, मैंने खाली सोल्यूशन सॉल्व किए है, तो मुझे तो आंसर्स देखकर याद आ जाता कि इसका क्या था, बट क्वेश्चंस में लिखा नहीं है। थोड़े थोड़े ये सब रफ किया था मैंने, इसीलिए। अ, और ये अभी वीक 11 अलजेब्रा करना है या फिर पीसीए कर ले? आप लोग कैसे बोलो, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। पीसीए कर हेलो। ले। हाँ हाँ, नील बोलो। कॉपी से हाँ, अब मुझे थोड़ा ना जाना होगा, कुछ काम आ गया है, तो मैं अब ओके। लीव करता हूँ। ओके, ठीक थैंक है। यू अर्श, काफ़ी अच्छा सेशन वेलकम। था, बहुत हेल्प। मोस्ट वेलकम, बाय बाय। पीसीए करना है क्या? समीक्षा, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। पीसीए ओके, ठीक है। सो वीक 11 स्किप करते, वो तो अलजेब्रा, तो वो हम देख सकते सेशन से। वीक 11 स्किप। वीक 12। ठीक है, ये पीसीए का है। 1 मिनट में अपना बुक निकालता हूँ, तो बुक में लिखा था। ओके, पीसीए का एक, सो बेसिकली पीसीए का नीड क्यों है, तो समझते हैं। सपोज ये 2D है, यहाँ पर हमारा वेट और यहाँ पर हमारा हाइट गिवन है। इसमें आप सपोज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, या फिर हाइट वेट नहीं लेते हुए x2 और ये x1 फीचर है। ये 2D है, मतलब दो फीचर्स है या दो डायमेंशन है। अभी हम इसमें ऐसे करते हैं, हम अपने, अगर हमने एक ऐसा और एक एक्स एक्सेस चेंज कर लिया, मतलब बायसेस चेंज कर लिए, हमने प्रोजेक्शन किया ये डेटा ऑन टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर बेसिस पर प्रोजेक्ट किया, तो आप देखोगे कि हमारा जो डेटा था वो एक ही डायमेंशन में सेट हो गया, दूसरे डायमेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो बेसिकली हमने 2D डेटा को 1D में प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब फीचर्स 2 से 1 हो गए। तो हमने क्या किया, ये हमारा एक PC1 हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। सो बेसिकली ये PC1 PC2 ये होता क्या है? सो हमारा डेटा का जो स्प्रेड होता है, हमारा जो भी ग्राफ है, जितने भी डायमेंशन का डेटा हो, उसमें हमारा डेटा किस तरह से स्प्रेड आउट है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। तो हमेशा कोई भी डायमेंशन, जितना भी डायमेंशन का ग्राफ हो, उसमें वेरिएंस होता है डेटा का और कोवेरिएंस होता है। वेरिएंस तो पता ही होगा, स्प्रेड ऑफ द डेटा अलोंग एनी एक्सिस। कोवेरिएंस है कि हमारा जो भी फीचर्स है उसमें कितने रिलेशन, कैसा रिलेशन है दोनों में। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हमारे जितने फीचर्स है उसको कम करने का। और वो कम कैसे करता है? वो इस तरह से कम करता है कि हम जो डेटा का वेरिएंस है या जिस तरह से डेटा का स्प्रेड है, उस स्प्रेड को कैप्चर करें हम। तो मेजॉरिटी स्प्रेड को अगर कैप्चर कर लेंगे, तो बाकी के जो लेफ्ट आउट फीचर्स है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने बेसिकली डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे टू द इम्पोर्टेंट वंस।
ये डेटा लॉस तो थोड़ा होता है क्योंकि ये लॉसलेस नहीं होता, इसमें लॉस थोड़ा पॉसिबल है, बट रिलेटिवली इसका जो प्रोज है वो बहुत ज़्यादा है। तो पीसीए का मोटिवेशन ये है कि हम अपने ह्यूज डायमेंशन डेटा को रिड्यूस कर पाए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रिडंडेंसी होता है हमारा पीसीए में। क्या क्यों करते हैं? बिकॉज कभी डेटा का रिडंडेंसी होता है। जैसे अगर हमारे पास इनकम है, एज है और इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स इनकम से डिराइव किया जा सकता है, तो हम बट इनकम को अगर हटा देंगे तो इनकम टैक्स भी काम का नहीं होगा। तो वी कैन से कि अगर एज और इनकम को ही अगर हम रखें एज इम्पोर्टेंट फीचर्स और इस पर डेटा को हम अगर एनालाइज करें तो बेटर होगा। सही, इनकम फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि वो इनकम से डिराइव्ड है। दूसरी बात, हमारा डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। देखो या जैसे कोई भी वैसे भी हायर डायमेंशन को विजुलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर हम उसको एक लोअर डायमेंशन में ला दे और डेटा का थोड़ा सा स्प्रेड को अंडरस्टैंड कर ले अच्छे से, तो उसको विजुअलाइज करना भी बहुत आसान होता है। तो मैंने जैसे कहा कि हम कोवेरिएंस को इसमें कोवेरिएंस को भी लाते हैं, तो पीसीए में हम कोवेरिएंस की भी बात करते हैं। और बेसिकली और मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। सो कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर रोल प्ले करता है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स को हम ऐसे सिग्मा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कैसे होता है, इसको कुछ इस तरह से करते हैं। ये हमारा डी क्रॉस एन होता है, डी डायमेंशंस होते हैं और एन हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स होता है। तो ये कुछ डेटा इस तरह से होता है। अभी तक हमने देखा कि डेटा इस तरह से था, एन क्रॉस डी, बट कोवेरिएंस मैट्रिक्स में हमारा डी क्रॉस एन होता है। ये सारे हमारे क्या है, डायमेंशंस है और ये हमारा सैंपल है। ठीक है, हमें अगर हर एक एलिमेंट को काउंट करना है या हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर ये तो वेरिएंस का हो जाएगा फॉर्मूला, इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ये ट्रांसपोज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो, डी क्रॉस एन और एन क्रॉस डी का कुछ ऐसा हो, मतलब सेम मतलब मल्टीप्लिकेशन फीजिबल हो, इसलिए हम ये ट्रांसपोज किए हैं। यहाँ पर ये मीन वेक्टर होता है और ये मीन वेक्टर का जो डायमेंशन है वो डी क्रॉस वन होता है। हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स डी क्रॉस डी का होता है। ठीक है, डी क्रॉस डी का मैट्रिक्स होता है और ये हमें क्या करता है, ये कैलकुलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आई और जे आपको पता ही होगा, रो एंड कॉलम। अब ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या करेगा, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स डेटा का स्प्रेड को कैप्चर कर लेगा। क्या करेगा, डेटा स्प्रेड एंड रिलेशन को कैप्चर करेगा। अब हमने कैप्चर कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम आइजन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कोवेरिएंस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे वो बताता हूँ। सो बेसिकली हम आइजन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और टॉप आइजन वैल्यूज जो निकल के आएंगे, हमें सेलेक्ट करना होगा कि कितने हमें आइजन वैल्यूज रखने हैं टॉप के। तो हमारे टॉप के आइजन वैल्यूज के जो करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा, ये आइजन वेक्टर स्प्रेड को एक्सप्लेन करेगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ है 2D डायमेंशन का, यहाँ पर x1 और x2। डेटा का स्प्रेड कुछ इस तरह है। ठीक है, हमने इसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल दिया और उसका आइजन वैल्यूज निकाल दिया। आइजन वैल्यू 1 हमारा सपोज 10 आया, आइजन 2 हमारा बहुत कम, जैसे 0.5, पता नहीं, कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे लैम्डा 3 लैम्डा 4 आते रहेगा। बट यहाँ पर भी एक रूल है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स
जितने डायमेंशन का होगा उतने ही यूनिक आइजन वैल्यूज, एक मिनट, उतने ही यूनिक आइजन वैल्यूज होंगे। सो अगर 2x2 मैट्रिक्स है, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स इसका कितना होगा, 2x2 का होगा ना, तो 2 आइजन वैल्यूज बनेंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग टू दिस आइजन वैल्यू हम आइजन वेक्टर भी निकाल लेंगे, सपोज v1 एंड v2। और जब मैं बोलूँ कि मैंने अभी के लिए मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा PC1 है और ये हमारा PC2 है, ये मैंने आपको बता दिया बस कि ये PC1 है, PC2 है। सो ये PC1 एक्चुअली हमारा वेक्टर 1 है और PC2 हमारा वेक्टर 2 है। सो बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमारे आइजन वेक्टर्स होते करस्पॉन्डिंग टू दी टॉप लार्जेस्ट आइजन वैल्यूज। आप देखोगे कि इसका लेंथ इतना लंबा है, इसका लेंथ, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअली उस वे में वर्क करता है, बट आप एक इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो कि ये स्प्रेड को, इतना लंबा स्प्रेड को कैप्चर करने के लिए एक हायर आइजन वैल्यू है, तो लेंथ भी लंबा है। आप देखोगे कि ये उतना लंबा नहीं है, राइट? तो आप ऐसे इंट्यूशन से थोड़ा सा समझ सकते हो। बट बेसिकली हाईएस्ट आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर होता है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको रखते हैं, एंड टॉप के जो आइजन वेक्टर्स होते हैं वो हमारे मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं जो हमारा डेटा के स्प्रेड को एक्चुअली कैप्चर करते हैं। इतना समझ में आया व्हाट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्यों करते हैं? Yes. ओके, अब इसका एल्गोरिथम, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सो पहले हम जीरो मीन सेंटरिंग करते हैं, मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको हम जीरो मीन सेंटरिंग करते हैं उसका। दैट मीन्स उसका मीन, अबाउट द मीन हम डेटा को ला देते हैं, वो होता है जीरो मीन सेंटरिंग। सेकेंड स्टेप होता है कि हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप होता है कि हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फिर इस आइजन वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, सो ऑन। फिर करस्पॉन्डिंग टू दी टॉप के मतलब आपको जितना भी सेट करना हो टॉप के आइजन वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग हम आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने जैसे फाइंड आउट कर दिया तो उस आइजन वेक्टर पर हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी आप ऐसे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि डेटा प्रोजेक्शन कहाँ से आया। ये डायग्राम में आप ध्यान से देखना, ये हमने PC1 है। अभी देखोगे कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी इस पर है बट कुछ पॉइंट्स दूर है, तो इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर वेक्टर पर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्शन को ही, ताकि प्रोजेक्ट क्यों करते हैं, ताकि सारे पॉइंट्स हमारे लाइन पर आ जाए, राइट? तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो हमने प्रोजेक्ट किया है, तो हमने फाइनली जब प्रोजेक्ट कर लिया तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा डायग्राम। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम। इसके स्टेप्स थोड़े से हम टेक्निकल जो स्टेप्स है वो कर लेते हैं, और इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि है आइजन फेस। आइजन फेसेस हमने जैसे सर ने बताया था क्लास में, वो इसका एक एप्लीकेशन है। हेलो हर्ष, इस पे एक एग्जांपल करें। ये थोड़ा मतलब मुझे कंफ्यूजिंग लगा था जब सर ने समझाया था। हाँ मैं भी। इसमें एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में, क्योंकि सर ने कोई भी न्यूमेरिकल इस पर करवाया नहीं है। तो ये वाला टॉपिक मेरा भी थोड़ा सा वीक है। मैं जितना इंट्यूशन को समझ पाया उतना मैं बता दिया, बाकी तो सर ने जो स्टेप्स बताए मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे तो ज़्यादा मैंने भी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो एक काम करते हैं, कोई भी मतलब रैंडम डेटा सेट ले लेते हैं और उसमें हम सब सॉल्व करके देखते हैं। सर देन मतलब एक और जिसका आया चीज, आई वो जस्ट समझाएगा। वन थिंग,
सर ने एक न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन की बुक रिकमेंड की थी, उसकी हाँ। पीडीएफ है मेरे पास, और मैंने जैसे जेमिनी पे अपलोड करके लाइक आई एम स्टडिंग फ्रॉम दैट बुक, राइट? तो हम उससे भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन की तो नोसिडल थी, और पीआरपी की नहीं नहीं, पीआरपी की, यस यस, पीआरपी की भी है मेरे पास, वो पीडीएफ है। डूडा हार्ट, हाँ डूडा हार्ट होती है। यस यस, तो हम उसमें से एक डायरेक्ट सैंपल डेटा निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ पीएससी थोड़ा हार्ड टॉपिक है, बाकी सब थोड़े समझ सकते हैं। हाँ, ये पीसीए और फिर इसके बाद लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा हाँ वो तो, कॉम्प्लिकेटेड वो भी है। उसका जो ग्रेडियंट डिस्टेंस वाला का सर ने जो डेरिवेशन करवाया था वो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। तो आप लोग को इसका इंट्यूशन समझ में आ गया ना, लाइक क्या ये क्या हाँ होता है एंड हाँ, इसको कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी इसको इसको पहला क्या हम physics से इसकी एनालॉजी ले सकते हैं, जैसे हम वेक्टर्स को जब डिकम्पोज करते थे, लाइक v1 cos थीटा v1 sin थीटा, उस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, right? बेसिकली ये जो हमारे पीसीएस है ये हमारे बेसिस नए हमारा जो डेटा होता है हम इसको एक नए बेसिस में प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये x1 x2 अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिस होते हैं। ये हमारा ये वाले बेसिस होते हैं, 1 मिनट, 1 0 एंड 0 1 बेसिस होते हैं। तो हम बेसिकली हम्म अपने डेटा को ये वाले जो बेसिस में है इससे हम कोई और बेसिस में कन्वर्ट करते प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आइजन वैल्यूज से मतलब मैंने ऐसे इंट्यूशन बैठाया, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स रियली दैट वे, हाँ बट मैंने ऐसा किया था कि जितना लंबा स्प्रेड है वो लेंथ को कवर करने के लिए आइजन वैल्यूज है, और उसको उस स्प्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एक डेरिवेशन भी सर ने करवाया था, जो स्प्रेड है जो वेरिएंस ऑफ डेटा है वो हमारा आइजन वेक्टर की इक्वल होता है। तो मैंने उस हिसाब से इसको समझा है। ऑलराइट, मेक सेंस, आई होप इट मेक सेंस। या या हाँ, तो एक काम करते हैं, अभी ये जो आगे का जो पार्ट है ना इसमें खाली वैसे ही खाली नंबर्स ऐसे ही वाले शब्द है ऐसे करके 1/n x ट्रांसपोज 1n और ऐसे ही करके सब है। तो हम काम करते हैं, हम एक डेटा सेट को कभी और एक मीट रखते हैं, आई थिंक टुमारो और समथिंग, और फिर हम एक डेटा सेट पर ये पूरा डेरिवेशन को समझते हैं। बिकॉज ऐसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सर बता रहे कभी इसका डायमेंशन r/n है, कभी ये d/n है, कभी r/1 हो जा रहा है, तो वो थोड़ा सा समझने में बेटर रहेगा अगर डेटा सेट होगा तो। हाँ राइट, मैं भी उसी की बात कर रहा था। सो समीक्षा, अगर आपके पास वो बुक है तो मे बी कल तक या फिर हाँ, आई हैव परसों जस्ट तक, गॉट इट, हाँ आप आई एक हैव डेटा जस्ट गॉट सेट, इट, डेटा सेट, ओके, तो हम इसको फिर लाइक आई कैन शेयर द स्क्रीन एंड लेट यू नो जो भी है। हाँ ठीक है, ओके, सो यू वांट टू शेयर द स्क्रीन, रुको मैं बंद करता हूँ। या हम इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज को इधर तक रखते हैं, एक बार डेटा सेट देख लेते हैं। I hope- हाँ हाँ, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, इसमें होस्ट का तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, कोई भी ओके, कर इज सकता इट है। विजिबल? या तो अभी से द एग्जांपल एंड आई वाज फॉर द डेटा सेट, अभी इसने पूरे एग्जैक्ट स्टेप्स दे दिए और न्यूमेरिकल एग्जांपल। सो दिस इज फ्रॉम द बुक दैट सर रेफर्ड, तो उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आप एक डेटा सेट निकाल के आप ग्रुप में भेज देना, आई थिंक दिस इज द डेटा सेट यू आर रेफरिंग टू, x1 या x2। ओके, तो ये आप बस स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप में डाल दो, एंड कल हम फिर इसको सॉल्व करते हो कि मैं थोड़ा थक गया हूँ तो और नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ऑलराइट, we can maybe do this together with linear regression। तो हम 2-3 दिन के बाद एक मीट रखते हैं, till then I'll cover up linear regression too, and अगर उसके लिए भी कुछ questions आप लोग gather कर सकते हो करो, तो मैं मे बी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा and maybe one of you can solve the question, or let's see how to do it। या या सर, ठीक है, और आप लोग को सेशन ठीक लगा ना, लाइक सब समझ में आया एंड आई ट्राई टू मेक थिंग्स अरे इट वाज इजियर। अमेजिंग। अमेजिंग था यार, थैंक्स यार। थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली पूरे लेक्चर्स फिर से देखकर ये शॉर्ट नोट्स बनाए, तो बहुत टाइम गया इस सब में।
So I hope it was beneficial, and let's meet in the next class then. Yeah, sure. Okay, Harsh, Bye bye. bye. Good luck with the prep. Thank you so much. Welcome, most welcome. Thanks. Welcome.